शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि तानाशाही का अंत इसी तरीके से होता है। तानाशाही पहले अपने कसीदे पढ़वाते हैं, मीडिया में हर जगह पर उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उनको देश छोड़ करके भागना पड़ता है। तो ये खबर इस वक्त में चौंकाने वाली खबर निकल करके सामने आ रही है, और इस खबर ने वाकई पूरी दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए हैं, खास करके उन पार्टियों के लिए, उन लोगों के लिए जो सत्ता के अंदर है, कि अगर आप लोगों की आवाज को नहीं सुनेंगे, आप लगातार विरोध को दबाते रहेंगे, तो हो सकता है कि एक दिन लोगों का गुस्सा, लोगों का उफान इस कदर आप पर हावी हो जाए कि आपकी न केवल कुर्सी बदली जा सकती है, बल्कि पूरी तरीके से आपका तख्ता पलट ऐसा होगा कि आपको देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो ये दुनिया भर के शासकों के लिए, दुनिया भर के दूसरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज है। बांग्लादेश से मैसेज निकल करके आ रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की छवि बहुत खराब हो चुकी थी। एक तानाशाह के तौर पर लोग उनको देखने लगे थे। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार वो चुनाव जीत करके फिर से अपनी सत्ता पर जो है वो काबिज हुई थी। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंची थी शेख हसीना, लेकिन ऐसा लगता है कि हालात काबू में नहीं आ पाए। ये सेना प्रमुख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उसमें सेना प्रमुख ने वहां पर सेना के प्रमुख है वकार उज जमान, वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि जो आपकी मांगे हैं हम उसे पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे, तोड़फोड़, आगजनी और मारपीट से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ में मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे। मारपीट, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष, अराजकता से दूर रहिए। तो पूरी तरह से सेना प्रमुख की तरफ से जो बातें कही गई हैं, ये आप मान करके चलिए कि सेना प्रमुख भी इस वक्त में बहुत ज्यादा पोलाइट होकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी भारी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं, और उनका गुस्सा किस कदर जो है वो फूटा हुआ है, किस कदर उनका गुस्सा जो है वो हावी है, इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। सेना प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले हुई है, और सेना ने इस वक्त में वहां पर चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन सेना कितनी देर तक कंट्रोल कर पाएगी और कब तक कंट्रोल कर पाएगी? क्या भारत की तरफ से मदद भेजी जाएगी? क्या भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां पर कोई शांति बहाली के लिए अपील की जाएगी? क्योंकि बांग्लादेश की आजादी में भारत का बड़ा योगदान है। इंदिरा गांधी जी की तरफ से बांग्लादेश को आजाद कराया गया, इस बात को कोई नहीं भूल सकता है। और अभी जब शेख हसीना भारत आई थी, तो भारत में उन्होंने गांधी परिवार से भी मुलाकात की थी, नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले काफी समय से लगातार छात्रों को लेकर के, युवाओं को लेकर के जिस तरीके से नाराजगी बढ़ रही थी, वो लगातार बढ़ती चली गई। शेख हसीना उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, और शेख हसीना की जो सरकार है वो डिरेल होती हुई यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रही है। कि शेख हसीना का भारत को लेकर के जो रुख रहा है वो बहुत अच्छा रुख रहा है। शेख हसीना हमेशा से भारत के लिए अच्छी बात जो कहती रही है। आपको ये भी बता दूं कि चाइना की भी दखलंदाजी देने की कोशिश होती रही है बांग्लादेश में, लेकिन शेख हसीना ने इस बुरे वक्त में चाइना नहीं बल्कि भारत में जो है वो अपनी शरण लेना उचित समझा है। और आप सोचिए कि किस तरीके से बांग्लादेश के लोगों को टारगेट किया जाता है, बांग्लादेश के वहां के जो घुसपैठी हैं उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब शेख हसीना को शरण देने का काम भारत की सरकार करेगी। तो जिस तरीके से ये नुकसान की खबरें आ रही हैं, अभी तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अभी तो ये नुकसान का जो है वो नापना, उसको देखना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तो लोगों की जान माल का ही नहीं पता कि लोगों का कितना क्या हुआ है। लेकिन जिस तरीके से चीजें हाथ से निकलती चली गई, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि सरकार ने इग्नोर किया, अंडरएस्टिमेट किया। ये सीधे दो बड़ी कमियां सरकार की यहाँ पर लग रही है। अगर शेख हसीना पहले से बातचीत करने के लिए आती आगे, अभी कुछ रोज पहले उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों के हॉस्टल के ऊपर हेलीकॉप्टर उतार दिया था। अब देखिए तस्वीर कैसे बदलती है। आप 2 रोज, अभी मैं कह सकता हूं कि करीब करीब एक हफ्ते पहले तस्वीर निकल करके सामने आई थी। शेख हसीना ने अलग अलग हॉस्टल पर, जहां पर छात्र थे, विरोध कर रहे थे, उनके हॉस्टल पर आपने हेलीकॉप्टर उतार करके वहां पर पुलिस फोर्स को उतारा, और
वहां पर गिरफ्तारियां भी की गई, कुछ जो है वो छात्रों को फोर्सफुली दबाया भी गया, और आज आपको खुद को हेलीकॉप्टर लेकर के भागना पड़ा। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो सेना का हेलीकॉप्टर उतरे और सेना जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर उतर करके वहां पर कार्रवाई करे। लेकिन तस्वीर कैसे बदलती है, ये हालात जो है वो बयां कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही जो पूरा हिंसा का जो घटनाक्रम है, उसकी अगर आप स्थिति को देखेंगे तो जो आरक्षण का सिलसिला है बांग्लादेश में, उसमें 10% है महिलाओं के लिए, 44% है सामान्य वर्ग के लिए, 1% है दिव्यांग, और 30% है जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके परिवार के लिए, 10% पिछड़े जिलों के लिए, 5% धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए पूरा प्रावधान किया गया है आरक्षण को लेकर। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो जिस वजह से पूरा मामला हुआ, एक तो पीएम शेख हसीना ने, जो पूर्व पीएम, अब तो पूर्व पीएम शेख हसीना ने यह कहा था कि प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं है, ये आतंकवादी है, इसकी वजह से और ज्यादा गुस्सा हुआ। उसके बाद सरकार ने फिर जो है एक प्रस्ताव भी भेजा कि छात्रों से बात की जाए, लेकिन उसके बाद छात्रों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी है या बाकी चीजें हमारे साथ इस तरह की निगेटिव बातें सरकार करेगी तो फिर बात नहीं होगी, अब फैसला सड़कों पर ही होगा। और वही जो सड़कों पर फैसला होने की बात थी, वो ये तस्वीरें कह रही है। क्या इस तरह के बयान है जो बांग्लादेश को इस तरफ ले गए हैं धर्मेंद्र? देखिए, आप एक बात को समझिए, प्रदर्शनकारी अभी जो कह रहे हैं कि ये फैसला सड़क पर ही होगा, ये हालात बचाने चाहिए थे, ये इन हालातों से बचना चाहिए था शेख हसीना को। शेख हसीना वहां पर एक तरीके से लोकतंत्र का एक मिसाल मानी जाती थी, और भारत के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते हैं शेख हसीना के। अब वहां पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर अराजकता का माहौल है, अब कौन वहां पर दूसरा प्रधानमंत्री के तौर पर आएगा, कौन सरकार बनाएगा, इसमें हमें ये देखना होगा। और भारत को, इसीलिए मैं कह रहा था कि भारत के लिए भी चिंता की बात है। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है कि वहां पर अब सरकार कौन बनाएगा हमें देखना पड़ेगा। और वहां पर अगर किसी ऐसे शख्स ने सरकार बनाई, किसी ऐसे नेता ने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई जो चीन का हिमायती हो, जो पाकिस्तान का हिमायती हो, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये इंदिरा गांधी की एक तरीके से दूरदर्शिता थी, जिन्होंने हमेशा इस खतरे को भांपा कि अगर कभी भी पाकिस्तान के साथ में लड़ाई होगी तो ऐसे में, या चीन के साथ में लड़ाई होगी, तो ऐसे में हमारे लिए दो मोर्चे खुल जाएंगे। क्योंकि और आजकल जिस तरीके की बात कही जाती है, राहुल गांधी कहते हैं और कई बड़े और नेता कहते हैं कि अब हमें लड़ाई एक फ्रंट पर नहीं होगी, अब लड़ाई अगर कभी हुई हमारे लिए तो दो फ्रंट पर लड़ाई होगी। चीन के साथ लड़ाई होगी, और फिर चीन के साथ अगर लड़ाई होती है तो मान लीजिए 1 मिनट भी जो है वो चीन ये आदेश देने में नहीं लगाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान आजकल पूरा का पूरा कर्जे में डूबा हुआ है, चीन के कर्जे में। तो ऐसे में चीन जो है वो पाकिस्तान को भी लड़ाई के अंदर खोल देगा, उस मोर्चे पर खोल देगा। तो हमारी जो सेना है उसको दो मोर्चे पर लड़ाई संभालनी पड़ेगी, चीन के मोर्चे पर लड़ाई संभालनी पड़ेगी, पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ाई संभालनी पड़ेगी। और ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा, अगर तीसरा ऐसी कोई सरकार बांग्लादेश के अंदर बन जाती है, जो सरकार पाकिस्तान के समर्थक हो या जो सरकार चीन के समर्थक हो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और निश्चित तौर पर देखिए, याद करिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि मैं बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में मैंने योगदान दिया था। अब पता नहीं वो बयान कितना सही है नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी ट्रोल हुए थे, लेकिन आज वो सरकार में है, आज वो सरकार में है। गांधी परिवार से भी शेख हसीना के अच्छे रिश्ते हैं, और भारत को बहुत जरूरत है इस वक्त में, भारत के नेताओं को जरूरत है इस वक्त में एक यूनिटी के साथ में, बांग्लादेश के साथ में खड़े हों। हम लोग केवल ये नहीं है कि हम दुआएं करें, दुआएं तो हमें हम सबको करनी ही चाहिए, बल्कि भारत की जो सरकार है उसका इस वक्त में ये एक बड़ा फोकस होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में शांति स्थापित हो और बांग्लादेश में एक स्टेबल सरकार हो। वहां पर एक ऐसी सरकार ना बन जाए जो पाकिस्तान और चीन की जो है वो समर्थक हो। आप इस खतरे को भांपी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और बहुत दूर की बात जो है मैं कह रहा हूं। और निश्चित तौर पर ये बातें ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही सोच पा रहा हूं ऐसा, या इस खतरे को मैं ही देख पा रहा हूं। पीएमओ के अंदर बैठे हुए लोग भी इस बारे में चिंतित होंगे। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को भी इस पर बैठक बुलानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और किस तरीके से भारत उसमें क्या भूमिका निभा सकता है, अपनी सेना भेज सकता है क्या, ये भी जो है वो वहां पर डिस्कस होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को आज उनकी सरकार के लिए भी एक तरीके से
मुश्किल की घड़ी ये है कि बांग्लादेश में ऐसी कोई सरकार नहीं बननी चाहिए जो चीन और पाकिस्तान की समर्थक हो। बिल्कुल। और साथ ही ये कि जो अभी तक ये बताया जा रहा है अपडेट के साथ कि छात्रों के साथ जो है वो विपक्ष का साथ था और साथ ही जो पूर्व सेना के अधिकारी थे उनका साथ मिला था, जिसके बाद हालात ऐसे हुए हैं। और ये जो हालात अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अब ऐसे में भारत की सरकार क्या स्टैंड लेती है ये भी देखना होगा और साथ ही इस मोर्चे को किस तरह से संभाला जाता है। जो स्थिति है 300 से ज्यादा लोगों के मरने की, साथ ही पुलिस स्टेशन में घुस के जो है प्रदर्शनकारियों ने 14 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भी हत्या कर दी है। ये जो स्थिति है इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ एक जगह नहीं सभी जगह पर पड़ेगा। क्योंकि अगर बांग्लादेश में 10 बिलियन डॉलर का अगर नुकसान है तो उसका असर भारत तक पहुंचेगा, क्योंकि आज कोई भी देश अकेला नहीं खड़ा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ चीजें हम बेचते हैं तो कुछ चीजें हम दूसरे देशों से मंगवाते भी हैं। तो अगर अभी अभी देखिए शेख हसीना, उनके भारत पहुंचने की खबर है कि वो सुरक्षित भारत पहुंच गई है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है अभी भी डरावनी तस्वीरें हैं। एक तस्वीर मैं देख रहा हूं, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं वो तस्वीर। एक तस्वीर जो है मैं देख रहा हूं जहां पर शेख हसीना के पिता, जो भारत के काफी जो है वो करीबी रहे, शेख मुजीब उनका नाम है, और उनकी प्रतिमा, काफी बड़ी प्रतिमा शेख हसीना ने लगवाई थी, उनकी प्रतिमा के ऊपर चढ़ करके कुल्हाड़ी से उनकी प्रतिमा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि वहां पर जो आज हालात हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमें कितनी आवश्यकता है कि हम कितनी तत्परता से इन हालातों को कंट्रोल करें। शेख हसीना के लिए तो अब एक तरीके से बांग्लादेश लौटना बहुत मुश्किल का जो है वो काम हो गया है, और ऐसा लगता है कि उनको बहुत लंबे वक्त तक भारत में ही शरण लेनी पड़ सकती है। और पहले भी वो लंबे वक्त तक भारत में रही है, पढ़ाई भी की है। जब बांग्लादेश में अच्छे हालात नहीं थे तब शेख हसीना ने भारत में रह करके पढ़ाई भी की है, दिल्ली में जो है उन्होंने पढ़ाई की। तो शेख हसीना को अब वक्त लगेगा वापस वहां जाने में, लेकिन शेख हसीना के माध्यम से भारत की सरकार क्या कुछ वहां पर शांति स्थापित करने के लिए कर सकती है। नरेंद्र मोदी को, सभी दलों को साथ में लेकर के, और इसमें एक बड़ी भूमिका हो सकती है आज भी सोनिया गांधी की, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। और अगर सोनिया गांधी आज कोई अपील करती हैं या सोनिया गांधी को साथ में लेकर के सरकार कोई अपील करती है, तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो पुराने लोग हैं या उम्र दराज बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा, और सोनिया गांधी को भी इसमें पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। इंदिरा गांधी को आज भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ में वहां पर लोग जो है वो देखते हैं। हालांकि एक तबका होता है जो खिलाफत करेगा, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की आजादी में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसे में गांधी परिवार को भी और मौजूदा जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, उनको भी साथ में आकर के इस समस्या के ऊपर अभी तत्काल जो है वो कार्य करना चाहिए, तत्काल इस पर जो है वो देख रेख करनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास में पहुंचकर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बिस्तर पर तो लेटकर आराम करते हुए नजर आ ही रहे हैं, साथ ही वहां चिकन बनाकर भी उन्होंने खाया है। और उसकी वो तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से वो वहां चिकन बना रहे हैं और उसके बाद उसे खा रहे हैं। इस स्थिति को ये समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर आप इस हद तक क्यों पहुंचे, प्रदर्शनकारी इस हद तक क्यों पहुंचे कि उन्हें तोड़फोड़ करनी पड़ी, उन्हें कार्यालय में आग लगानी पड़ी, उन्हें प्रधानमंत्री के आवास में घुसना पड़ा। एक मिनट में आपको रोकूंगा। देखिए अभी जी न्यूज पर एक खबर चल रही है, बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर। मुझे लगता है कि ऐसी खबरों से बचा जाना चाहिए। बांग्लादेश के साथ में हमारी हमदर्दी होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बांग्लादेश के साथ में खड़े हों और बांग्लादेश के लोगों को हम यकीन दिलवाएं, हम यकीन दिलाएं कि हम वहां पर शांति स्थापित करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता होगी हम उसको उठाएंगे। बांग्लादेश को पाकिस्तान की राह पर धकेलते हुए हमें दिखाना, मुझे लगता है कि किसी भी जिम्मेदार चैनल को ये काम नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश हमारा मित्र देश रहा, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के साथ में हमारे कोई रिश्ते बहुत खराब रिश्ते हैं। जबरदस्ती आप किसी मित्र को दुश्मन मत बनाइए। आप क्यों ऐसी बातें लिख रहे हैं? ये बांग्लादेश की अभी 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 जी न्यूज पर जो एक खबर लगी है, बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर, दिन दहाड़े शेख हसीना का हो गया तख्ता पलट। देखिए शेख हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, शेख हसीना को लोग वहां पर तानाशाह के रूप में देख रहे हैं, सारी बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन उस देश को, पूरे देश को आप टारगेट मत कीजिए। एक नेता के खिलाफ एक वक्त में गुस्सा होता है, लेकिन वो देश को आप एक तरीके से ये कहें कि उसको पूरे देश को टारगेट करें, वो ठीक नहीं होता है। याद करिए, और यही छोटी सोच जो है ना वो आपको
आपको बहुत जल्दी जो है बदलनी पड़ती है। मालदीव को लेकर के किस तरह की बातें कही गई, मालदीव को लेकर के तमाम तरीके से यहाँ पर आईटी सेल ने कैंपेन चलाया, लेकिन वही मालदीव के राष्ट्रपति वो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। तो छोटी बातें नहीं कहनी चाहिए, और इन छोटी बातों के कहने की वजह से जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं, और जाहिर सी बात है वहां पर अशांति का इस वक्त में माहौल है। और ऐसे में आप जो भी, वैसे तो वहां पर अभी इस वक्त में इंटरनेट बंद है, लेकिन आप यहाँ पर अपने कुछ व्यूज पाने के लिए एक देश की आग में घी डालने का काम करें, मुझे लगता है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना तरीके एक व्यवहार से जो है बचना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जो जिस तरह की बात अब कही गई कि पाकिस्तान की राह पर है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत फर्क है, भारत को लेकर भी। एक तरफ वो है जो हमेशा भारत के लिए बुरा चाहता है। बांग्लादेश ने कभी ऐसी ना तो कोई मंशा दिखाई है और ना ही ऐसा कुछ किया है कि वो भारत को लेकर नफरत रखता हो, या भारत को लेकर उसकी मंशा गलत हो, या भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठाए गए हो। हमेशा बांग्लादेश के साथ हमारा जो दोस्ताना रवैया रहा है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। ऐसे में वहां के लोगों को ये हमदर्दी दिखाने की जरूरत है कि आपकी मुसीबत की घड़ी में भी, आपके मुसीबत के वक्त में भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो वहां की सेना ने जो बात कही कि आप अगर हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो आपकी और इस वक्त में एक बड़ी खबर मैं आपको और बता दूं, बांग्लादेश के राजनीतिक संकट को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर, यानी दिल्ली के अंदर उच्चायोग के बाहर इस वक्त में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस भी इस वक्त में मुस्तैद है, और दिल्ली में जो बांग्लादेश का उच्चायोग है उसके बाहर सुरक्षा इस वक्त में चाक चौबंद कर दी गई है। बिल्कुल। और देखिए, एक एक करके जो सभी जगह है वो सुरक्षा इसी तरह से बढ़ाई जा रही है, और जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और जो ये आपने अभी भी खबर ये दिखाई थी कि शेख हसीना जो है वो भारत पहुंच गई हैं। अब जो मैं कह रहा था कि अब सरकार को ये बताने की जरूरत है वहां के लोगों को कि आप शांति बनाकर रखिए, आप अपनी मांगों को जायज तरीके से रखिए, क्योंकि जिस तरह की तोड़फोड़ आप कर रहे हैं इससे नुकसान सबसे बड़ा आप ही का होगा। और एक तरीके से इसमें क्या है कि अभी शेख हसीना जो है वो, उनका विमान बताया जा रहा है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, उनका विमान इस वक्त में बिहार पटना तक जो है वो पहुंच चुका है, और कुछ ही देर में वो दिल्ली भी पहुंचेंगी।